तो उसने तुरंत अपनी नजरें घुमाते हुए ऐसा कुछ देखा जिसे देखकर उसके होश ही उड़ गए। तभी उसने खुद को संभालते हुए बजाय कम हो जाती। इसलिए अगर किसी को भी इन दोनों गोलियों में से एक को चुनना होता तो हर कोई। जुमाका ने कढ़ाई पर हाथ मारा, उसमें जलती काले रंग की आग हर तरफ फैलने लगी, जिसके बाद उस धधकती हुई आग के बीचों बीच एक पर्पल कलर की चमकती हुई गोली दिखाई देने लगी। फिर उस चमकती हुई गोली के साथ साथ एक बहुत ही गहरी खुशबू भी पूरे मैदान में फैलने लगी, जिसके साथ निकलता धुआं फिलहाल किसी कोहरे की तरह दिखने लगा था। वहीं उस मंच पर मौजूद सभी हकीम उस पर्पल कलर की गोली से निकलते धुएं को देखने लगे, जिसके बाद उन्होंने हैरत में पड़ते हुए कहा, ये तो कितना गहरा धुआं है, और तो और ये खुशबू भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। इस बारे में सोचकर सभी हकीमों के मुंह खुले के खुले रह गए और वो लगातार उस धुएं को देखे जा रहे थे, जिससे उनकी टेबल्स भी पूरी तरह से ढक चुकी थी। वहीं इस पर्पल कलर के गाढ़े धुएं को देखकर रेहान और राजकुमारी भूमि के चेहरों पर मायूसी दिखाई देने लगी, जिसके साथ दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दरअसल वो लोग इस खुशबू से अंदाजा लगा पा रहे थे कि जुमाका ने जो पर्पल रंग की गोली बनाई थी वो जरूर रैंक 4 की सबसे ताकतवर गोली थी, जिसे रैंक 5 की गोली के बराबर ताकतवर माना जा सकता था। यही सोचते हुए उनके चेहरे पर परेशानी भी दिखाई देने लगी कि अब तो ध्रुव के लिए उस गोली से ज्यादा ताकतवर गोली बनाना तकरीबन नामुमकिन था। फिर जैसे ही जुमाका की कढ़ाई में जलती वो काले रंग की आग बुझने लगी तो उसमें से एक बहुत ही बड़ी पर्पल गोली घूमते हुए बाहर आने लगी। वहीं इस गोली को घूमते हुए देख मैदान में मौजूद सभी लोगों की आंखें काफी ज्यादा बड़ी हो गईं। इसके बाद जुमाका ने जोर से हंसते हुए उस पर्पल कलर की गोली को सीधे अपने हाथों में खींचकर उसे ऊपर उठाते हुए सभी को दिखाना शुरू किया। इसके साथ ही जुमाका के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी, जिसके साथ उसने हंसते हुए कहा, मेरी पर्पल बैरियर पिल आखिर तैयार हो ही गई। ये दवा इतनी ताकतवर है कि किसी रैंक 5 की गोली तक को टक्कर दे दे। क्या तुम सभी हकीमों में से ऐसा कोई है जो इससे ताकतवर दवा बना सकता है? वहीं जुमाका की हैवानियत भरी हंसी इस वक्त पूरे मैदान में गूंजने लगी, जिसके साथ ही उस मैदान में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। फिर कुछ पलों बाद वीआईपी सीट में बैठे ढेर सारे हकीम उस गोली को गुस्से भरी नजरों से देखते रहे, क्योंकि उनके साम्राज्य के पास उस गोली का कोई जवाब नहीं था। तभी वहीं बैठे हकीम जारांत के चेहरे पर भी एक मायूसी दिखाई देने लगी, जिसके साथ उन्होंने अपना सिर झुका लिया। फिर बहुत ही धीमी आवाज में उन्होंने इस गोली के बारे में बताते हुए कहा, पर्पल बैरियर पिल रैंक 4 की सबसे ताकतवर गोलियों में से एक है। ये वैसे तो ग्रीन लाइन पिल जैसी ही है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से भी लोगों की शक्तियां बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इस गोली का फायदा सिर्फ महादक्ष के लोग ही उठा पाते हैं। और अगर कोई इस पर्पल बैरियर पिल को खा ले तो ये आसानी से उस इंसान की शक्तियां 1 सितारे से बढ़ा सकती है। लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है कि कोई इंसान एक ही रैंक में ऐसी 2 गोलियां खा सकता है, जिसकी वजह से उसकी शक्तियां 2 सितारों से बढ़ सकती हैं। उनकी बातों से साफ समझ आ रहा था कि हकीमों की दुनिया में इस दवा की बहुत अहमियत होती थी। इतने में हकीम जारांत ने आह भरते हुए आगे कहा, लेकिन मुझे ताज्जुब हो रहा है कि जुमाका इतनी हिम्मत कैसे जुटा पाया कि उसने कंपटीशन के आखिरी राउंड में इस दवा को बनाने के बारे में सोचा। इस दवा को बनाते वक्त नाकाम होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, तकरीबन उतने ही जितने कि ग्रीन लाइन्स पिल को बनाते वक्त होते हैं। लेकिन जुमाका अच्छी तरह से जानता था कि अगर वो इस दवा को बनाने में फेल होता तो वो जरूर वुहान साम्राज्य से जिंदा वापस तो नहीं लौट पाता। इसके बावजूद इस आदमी ने ऐसी गोली बनाने की हिम्मत की। इस वक्त हकीम जारांत का दिल जलने लगा था और मनी मन वो भी इस गोली को देखकर काफी मायूस हो गए। दरअसल वो अच्छी तरीके से जानते थे कि ध्रुव अगर अपनी ग्रीन लाइन पिल को बनाने में कामयाब भी होता तो भी वो उससे जुमाका की पर्पल बैरियर गोली की बराबरी नहीं कर पाता। वैसे देखा जाए तो 2 लाइन्स वाली पिल भी किसी इंसान की शक्तियों को 2 सितारों से बढ़ा सकती थी, लेकिन उस गोली को खाने से बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता था। यही वजह थी कि बहुत से लोग ऐसी गोली को खाने में झिझकते थे, क्योंकि अगर वो उसे संभाल नहीं पाए तो शायद शरीर की शक्तियां बढ़ने की बजाय कम हो जाती। इसलिए अगर किसी को भी इन दोनों गोलियों में से एक को चुनना होता तो हर कोई पर्पल बैरियर पिल को ही चुनता, क्योंकि उसमें नुकसान होने का कोई चांस नहीं होता था। तभी हकीम जारांत के चेहरे की मायूसी को देखकर युगराल भी समझने लगा कि नतीजा क्या होने वाला था, लेकिन फिर भी उसने कुछ सोचते हुए जारांत से सवाल किया, लेकिन जारांत, क्या ध्रुपद के जीतने का अब भी कोई चांस नहीं है? यह सुनकर हकीम जारांत के चेहरे पर एक हंसी आ गई, जिसके बाद उसने युगराल को जवाब दिया, है तो, लेकिन। इस पर युगराल ने तुरंत जारांत से आगे कहा, लेकिन क्या करना होगा इस लड़के को जुमाका से जीतने के लिए? वहीं युगराल का सवाल सुनकर हकीम जारांत ने एक गहरी सांस लेते हुए अपनी मायूसी को काबू करने की कोशिश की, जिसके बाद उन्होंने युगराल से कहा,
लेकिन इसके लिए ध्रुव को सबसे ताकतवर ग्रीन लाइन पिल्स बनानी होगी, जिसमें 3 लाइन्स होती हैं। लेकिन ये नामुमकिन है, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे तीसरी रोशनी की भी जरूरत पड़ेगी, जो किसी भी इंसान के पास नहीं हो सकती। लेकिन ज़ारांत की बात सुनते ही युगराल ने कुछ सोचते हुए धीमी आवाज में कहा, तीसरी रोशनी चाहिए होगी। ये कहते हुए युगराल भी यहाँ भरने लगा कि तभी अचानक उसके दिमाग में वो ताकतवर सफेद रंग की रोशनी आने लगी, जिसका इस्तेमाल ध्रुव ने शौर्य कमल की रोशनी में किया था। युगराल को अच्छी तरह से याद था कि जब ध्रुव शौर्य कमल की रोशनी बना रहा था, तब उसने 2 दिव्य रोशनियों का इस्तेमाल किया था, जिसमें से एक हरे रंग की थी तो दूसरी सफेद रंग की। और तो और दोनों रोशनियों में ध्रुव की सफेद रंग की दिव्य रोशनी ज्यादा ताकतवर थी, जिसका मतलब साफ था कि ध्रुव अभी भी एक ताकतवर दिव्य रोशनी का इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन सवाल ये उठता था, क्या वो ऐसा करेगा? यही सोचते हुए युगराल ने ध्रुव की तरफ नजरें घुमाते हुए कहा, उम्मीद करते हैं कि ध्रुव जीतने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दे। वहीं युगराल की बात सुनकर हकीम ज़ारांत को समझ नहीं आया कि उसकी बात का मतलब क्या था, बल्कि उन्हें तो लगा कि युगराल सिर्फ उनका हौसला बढ़ाने के लिए ऐसा कह रहा था, जिसके चलते उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। वहीं इस वक्त उस बड़े से मंच पर ध्रुव लगातार जुमाका की पर्पल गोली को देखे जा रहा था। फिर उसने अपनी गोली की तरफ नजरें घुमाते हुए देखा कि उसमें फिलहाल एक हरे रंग की और एक पर्पल रंग की लाइन दिखाई देने लगी थी। इसका मतलब साफ था कि ध्रुव 2 लाइंस वाली ग्रीन पिल बनाने में कामयाब हो गया था। लेकिन ध्रुव ने वापस जुमाका की गोली की तरफ गौर से देखा तो इसने पर्पल बैरियर पिल बनाई है। ये कहकर उसने जुमाका के चेहरे की तरफ नजरें घुमाई, जो इस वक्त पागलों की तरह हंसता हुआ दिखाई दे रहा था। दरअसल जुमाका राजकुमारी भूमि और बाकियों की नजर अपनी तरफ देखकर इस बात को समझ गया था कि वो ये मुकाबला जीत चुका है और ध्रुव के लिए जीतने का कोई भी मौका नहीं बचा था। इतने में ध्रुव ने अपनी कढ़ाई में जलती पर्पल रंग की आग को देखते हुए कहा, लगता है ये हकीम कंपटीशन तो मेरी जान लेकर रहेगा। इतने आगे आकर मुझे हारना पड़ा, ये तो वक्त और मेहनत की बर्बादी होगी। इतना कहकर कुछ पलों के लिए तो ध्रुव बिल्कुल चुप रहा, जिसके बाद उसने अपने हाथ की काले रंग की अंगूठी को रगड़ना शुरू किया। सच तो ये था कि ध्रुव को अच्छी तरह से याद था कि आचार्य विदुर गहरी नींद में जाने से पहले उसके लिए थोड़ी सफेद शीत रोशनी बचा कर गए थे। और तभी ध्रुव अचानक से अपने घुटनों पर आ गया और उसने धीमी आवाज में अंगूठी की तरफ देख कर कहा, आचार्य मुझे माफ करना, मुझे आपको थोड़ा परेशान करना होगा। ये कहते हुए ध्रुव तुरंत अपनी जगह पर खड़ा हुआ और उसने अपनी काले रंग की अंगूठी को अपनी जादुई कढ़ाई के ठीक ऊपर रख दिया। ऐसा करते ही ध्रुव ने धीरे से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, सफेद शीत रोशनी बाहर आ जाओ। और ध्रुव के इतना कहते ही एक पल के लिए तो वो काली अंगूठी वैसी की वैसी रही, लेकिन फिर अचानक से वो जोर जोर से कांपने लगी। फिर कांपने के कुछ पल बाद उसमें से एक बहुत ही ठंडी हवा धीरे धीरे बाहर आने लगी, जिस वजह से ध्रुव की उंगलियां सफेद पड़ने लगी। इस दौरान कढ़ाई में जलती पर्पल कलर की रोशनी ने कुछ अजीब सा महसूस किया और वो तुरंत कढ़ाई में उछलने लगी। लेकिन ध्रुव की किस्मत अच्छी थी कि वो इस वक्त ध्रुव की अंदरूनी शक्तियों के काबू में थी, जिस वजह से उसका उछलना ध्रुव को भारी नहीं पड़ा। इस वक्त मैदान में मौजूद सभी को एक अजीब सा ठंडा एहसास महसूस होने लगा था, जिसमें जुमाका की हंसी धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान तकरीबन सभी लोगों ने अपनी नजरें जुमाका की पर्पल बैरियर पिल से हटाते हुए ध्रुव की तरफ करनी शुरू की। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि फिलहाल सिर्फ वही इकलौता था जो जुमाका से मुकाबला करने के बारे में सोच भी रहा था, क्योंकि बाकी सभी हकीमों ने तो जुमाका की गोली को देखकर अपने हाथ खड़े कर लिए थे। जाहिर सी बात है कि वो हकीम अच्छी तरह से समझते थे कि उनकी काबिलियत इतनी नहीं थी कि वो किसी रैंक 4 की ताकतवर गोली से भी ज्यादा ताकतवर गोली बना पाए। वो लोग इस बात को समझ चुके थे कि शायद किस्मत ने इस बार का कंपटीशन जुमाका के नाम ही लिख रखा था। लेकिन इस वक्त जुमाका ने अपने हाथों पर दवा को उछालना बंद कर दिया, बल्कि वो तो इस वक्त हंसते हुए ध्रुव को आखिरी कोशिश करते हुए देख रहा था। और मनी मन जुमाका ये बात मान चुका था कि उसे हराना ध्रुव के बस की बात नहीं थी। वहीं इस वक्त वीआईपी सीट्स पर बैठे हकीम ज़ारांत के चेहरे का रंग अचानक से बदलने लगा। उन्होंने अपनी मायूसी को भूलकर अपनी नजरें ध्रुव की तरफ करते हुए कुछ अजीब सा महसूस किया। जाहिर सी बात है कि पूरे मैदान में अगर कोई सबसे तजुर्बेदार हकीम था तो वो हकीम ज़ारांत ही थे। यही वजह थी कि वो ध्रुव की कढ़ाई में जलती पर्पल आग झटपटाते हुए देख पा रहे थे। तभी हकीम ज़ारांत ने परेशानी के साथ खुद से सवाल किया, ये क्या हो रहा है? आखिर इस लड़के की कढ़ाई में जलती आग अचानक से इस तरह झटपटाने क्यों लगी है? ये कहते हुए वो लगातार अपनी नजरें ध्रुव की कढ़ाई पर गड़ाए हुए थे और तभी अचानक उन्हें वहां सफेद सी चीज बाहर आती हुई दिखाई थी। इस सफेद चीज के साथ ही ध्रुव की कढ़ाई अचानक से थोड़ी ठंडी होने लगी। इसके अलावा हकीम ज़ारांत को महसूस हुआ कि पूरे मैदान का तापमान अचानक से थोड़ा गिर गया और इस बात से हैरान होते हुए उन्होंने युगराल की तरफ देख कर कहा, यहाँ अचानक ठंडी हवा कैसे चलने लगी है? दरअसल हकीम ज़ारांत खुद इस बारे में समझ नहीं पा रहे थे कि वो एक ही झटके में इतनी ठंडी कैसे हो सकती थी। और तभी उनके चेहरे की हैरानी को देखने के बाद उनके बगल में बैठे मेघावत ने कुछ सोचकर अचानक से युगराल की तरफ देखते हुए कहा, इस मैदान का तापमान तो अचानक से काफी गिर गया है। इतनी ठंडी हवा तो कल रात भी महसूस नहीं हो रही थी
और तो और ये ठंडक इतने बड़े इलाके में फैल सकती है। इसका मतलब कोई ताकतवर इंसान ही ये कर रहा है। वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है युगराल कि ये तुम कर रहे हो? लेकिन ताज्जुब की बात है कि मुझे तुम्हारी शक्तियां महसूस नहीं हो रही है। आखिर तुम ये कैसे कर रहे हो? ये सुनकर युगराल के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई, जिसके साथ उसने मेघावत को जवाब देते हुए कहा, अगर मैं पूरे मैदान को इतना ठंडा करता तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम दोनों को मेरी शक्तियां महसूस ना हो। और अगर मैं सच में ऐसा कर पाता तो शायद अब तक शक्ति पूर्वज बन चुका होता। ये कहते हुए युगराल को मन ही मन समझ आ रहा था कि ठंडक शायद ध्रुव की सफेद शीत रंग की दिव्य रोशनी की वजह से थी। उसे अच्छी तरह से याद था कि जब उसने ध्रुव से मुकाबला किया था तब यही वो शक्ति थी जिसकी ताकत युगराल भी अच्छे से समझ गया था। इसके साथ ही युगराल भी ये जानता था कि ठंडी होने के बावजूद ये शक्ति काफी ज्यादा गर्म भी थी। तभी अचानक हकीम ज़ारांत की नजर उस ठंडी हवा पर पड़ी जो ध्रुव की कढ़ाई से निकलने लगी थी। ये देखकर हकीम ज़ारांत ने भारी आवाज में कहा, नहीं, ये युगराल क्या कर रहा है? ये ठंडी हवा तो ध्रुपद की कढ़ाई में से निकल रही है। वहीं हकीम ज़ारांत की बात सुनकर मेघावत ने भी उस कढ़ाई पर नजर घुमाई और फिर थोड़ा परेशान होते हुए कहा, अरे ये लड़का करने की क्या सोच रहा है? गोली बनाते वक्त ठंडी हवा का इस्तेमाल? इससे तो कढ़ाई में जलती आग बुझ जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि परेशान होकर ये लड़का अपनी हार कबूल कर चुका है और सब कुछ तहस नहस करने के बारे में सोच रहा है? और मेघावत की परेशानी को देखकर हकीम ज़ारांत ने अपना सिर हिलाते हुए उन्हें जवाब दिया, नहीं, जितना मैं ध्रुपद को समझा हूं वो कभी ऐसा बेवकूफ़ी भरा काम तो नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से इसके पीछे उसकी कोई ना कोई चाल जरूर है। इतना कहकर हकीम ज़ारांत ने आंख भरते हुए ध्रुव की तरफ देखा और धीमी आवाज में उससे कहा, लड़के, आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो? तो क्या आचार्य विदुर की सफेद शीत रोशनी का इस्तेमाल कर ध्रुव इस फिल्म में तीसरी लाइन बनाने में कामयाब हो पाएगा, या फिर इस रोशनी की वजह से उसे किसी और नई मुसीबत का सामना करना पड़ेगा? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट में जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा आरजे रिवांश के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मैदान में मौजूद सभी लोग ये देख रहे थे कि ध्रुव के हाथ की काली अंगूठी अचानक से काफी तेज कांपने लगी। इसके तुरंत बाद ध्रुव ने अपनी अंदरूनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कढ़ाई में जलती पर्पल आग को काबू करने की कोशिश की। लेकिन ध्रुव ये बात भी अच्छी तरीके से जानता था कि इस बार आग बदलना पिछली बार के मुकाबले काफी मुश्किल होने वाला था। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि ये सफेद शीत रोशनी ध्रुव की रोशनी नहीं थी, लेकिन ध्रुव को खुद पर काफी यकीन था, जिस वजह से वो इस वक्त बिल्कुल नहीं घबरा रहा था। इतने में ध्रुव ने धीमी आवाज में कहा, आचार्य, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। इतना कहकर ध्रुव ने अपनी उंगली को कढ़ाई में आग जलाने वाली जगह पर रखा, जिसके बाद उसकी अंगूठी एक बार फिर कांपने लगी और उसमें से सफेद रंग की रोशनी बाहर निकलने लगी। इस दौरान ध्रुव के आसपास का तापमान, जो पहले के मुकाबले काफी ठंडा हो चुका था, और भी ज्यादा कम होने लगा। तभी ध्रुव ने मन ही मन पर्पल आग को आदेश देते हुए कहा, वापस आ जाओ पर्पल आग। और उसके इतना कहते ही कढ़ाई में जलती पर्पल आग तेजी से बाहर आने लगी और साथ साथ एक सफेद रंग की आग कढ़ाई के अंदर जाने लगी। फिर कुछ पलों बाद कढ़ाई में से पर्पल आग पूरी तरह से गायब हो गई। ये देखकर ध्रुव ने एक झटके में अपनी अंदरूनी शक्तियों से उस सफेद शीत रोशनी को लपेटना शुरू किया, जिसके बाद उसने चीखते हुए कहा, तेजी से जलने लगो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इस दौरान सफेद शीत रोशनी को काबू करने के लिए ध्रुव को बहुत सी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद उसका काम आसान नहीं हुआ, बल्कि सफेद रोशनी से जली सफेद आग को काबू करने के लिए ध्रुव को कुछ कदम पीछे होना पड़ा। लेकिन उसने फिर भी अपने पैर जमीन से नहीं हटाए। इस दौरान सफेद आग की ताकत की वजह से ध्रुव के पैरों के ठीक नीचे कुछ दरारें भी पड़ गईं और साथ ही साथ उसके शरीर से पसीना पानी की तरह बहने लगा। यही वजह थी कि ध्रुव फिलहाल जो हकीमों वाला कोट पहने हुआ था वो पूरी तरह से पसीने से भीग चुका था। वो तो ध्रुव की किस्मत अच्छी थी कि ये कोट बहुत ही उम्दा कपड़े से बनाया हुआ था, जिस वजह से हवा पड़ने से वो पसीना बहुत जल्दी सूखता गया और शायद इसलिए पसीने से तरबतर होने के बावजूद ध्रुव इस वक्त उससे काफी ज्यादा परेशान नहीं दिख रहा था। फिर ध्रुव की अंदरूनी शक्तियां धीरे धीरे उस कढ़ाई में उतर गईं, जिसके बाद कढ़ाई में जलती सफेद रंग की आग का तापमान अचानक से काफी बढ़ गया। इस तरह वो आग बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि उसने तुरंत हरे रंग की गोली को पूरी तरह से अपने अंदर कर लिया। और वैसे तो ध्रुव ने बहुत कोशिश की कि वो सफेद आग का तापमान बढ़ा पाए, लेकिन फिर भी ऐसी कुछ लपटें रह ही गईं जो शायद गर्म नहीं हुई, जिस वजह से वो अभी भी लगातार ठंडी हवा फेंक रही थी। इसके बाद जैसे ही कढ़ाई के अंदर सफेद रंग की आग बढ़ती गई तो उसने पूरी कढ़ाई को एक अजीब सी ठंडक से भर दिया। और फिर जब वो कढ़ाई पूरी तरह से ठंडी हवा से भर गई तो वो हवा कढ़ाई के बाहर निकलकर मंच तक फैलने लगी। वहीं उस कढ़ाई से निकलती ठंडी हवा को देखकर ध्रुव के पास खड़े राजकुमारी भूमि और रेहान ने एक दूसरे की तरफ हैरानी में देखते हुए कहा, आखिर ये ध्रुपद कर क्या रहा है? उनके चेहरों पर इस वक्त 12 बजे हुए थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ध्रुव करना क्या चाह रहा है।
इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उसने सफेद शीत आग कढ़ाई में आग जलाने वाली जगह से अंदर भेजी थी, जिस वजह से कोई भी उस वक्त उस सफेद आग को देख नहीं पा रहा था। अगर मंच पर मौजूद लोग इस वक्त कुछ देख पा रहे थे तो वो था सिर्फ कढ़ाई से निकलती ठंडी बर्फ जैसी हवा। यही वजह थी कि राजकुमारी और बाकियों को समझ नहीं आया कि ध्रुव गोली पर तीसरी लाइन बनाने के लिए किस तीसरी आग का इस्तेमाल कर रहा था। इस दौरान मंच पर फैलती ठंडी हवा को जुमाका भी महसूस कर पा रहा था और उसने हैरान होते हुए मन ही मन खुद से कहा, ये ठंडी हवा तो काफी रहस्यमयी और अजीब समझ आ रही है। यह है तो किसी बर्फ जैसी ठंडी, लेकिन ना जाने क्यों मेरी अंदरूनी शक्तियां मुझे बता रही हैं कि यह हकीकत में किसी आग की तरह गर्म है। ये कहते वक्त जुमाका के हाथों में पर्पल बैरियर पिल थी और माथे पर पसीने से बनी लकीरें। वैसे तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वो मन ही मन काफी परेशान होने लगा था। इतने में जुमाका ने अपनी परेशानी को दूर करने की कोशिश में अपने आप को समझाते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं है जुमाका। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये लड़का बचे हुए आधे घंटे में ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा जिससे तेरे जीतने के चांसेस कम हो जाए। ये कहकर वो अपनी ताकतवर पर्पल रंग की गोली को देखने लगा, क्योंकि इस वक्त वो ही एक ऐसी चीज थी जो उसे जीतने का दिलासा दे रही थी। तभी अचानक ध्रुव को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और ये आवाज सुनते ही ध्रुव एक पल के लिए तो दंग रह गया। फिर उसने तुरंत कढ़ाई के अंदर घूमती गोली पर नजर घुमाई, लेकिन उसे उसमें कोई गड़बड़ नहीं दिखी। तभी अचानक ध्रुव को एक बार फिर से वही आवाज सुनाई दी और ध्रुव ने एक बार टेबल पर नजर घुमाते हुए उस पर रखी लाल रंग की कढ़ाई को देखा। उसमें अचानक से उसे कुछ दरारें पड़ती हुई नजर आने लगी। वहीं उन दरारों को देखकर ध्रुव की आंखें बड़ी सी हो गईं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट दिखाई देने लगी। इतने में ध्रुव ने घबराहट में हड़बड़ाते हुए खुद से कहा, मारे गए, ये कढ़ाई तो फूटने वाली है। ये कहते वक्त ध्रुव का गला भी सूखने लगा था। इसके साथ ही ध्रुव को यह समझ आ गया था कि ये कढ़ाई 3 तरह की आग को झेल चुकी थी। इसका मतलब ये अपनी काबिलियत से ज्यादा ताकत को सहन करने की कोशिश में आखिर टूटने ही वाली थी। और यही वो वक्त था जब ध्रुव को समझ आया कि उसे इतने वक्त में एक अच्छी कढ़ाई ढूंढ लेनी चाहिए थी, क्योंकि एक अच्छी कढ़ाई आज उसे इस मुकाम पर लाकर नहीं खड़ा करती। इसके साथ ही ध्रुव को एक हकीम के लिए कढ़ाई की अहमियत समझ आई, लेकिन अफसोस अब बहुत देर हो चुकी थी। यही सोचकर ध्रुव के माथे से अब और ज्यादा पसीना टपकने लगा, जिसके साथ उसने कहा, इस कढ़ाई ने तो मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया। जाहिर सी बात है कि ध्रुव ने अब तक सोचा भी नहीं था कि आखिरी वक्त पर उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। इस दौरान कढ़ाई पर पड़ती दरारें बढ़ती गईं और कुछ ही पलों में वो लाल रंग की कढ़ाई, जो कुछ वक्त पहले काफी अच्छी हालत में थी, अचानक से दरारों से भर गई। इस दौरान ध्रुव को दरारों के बीच से कढ़ाई के अंदर जलती सफेद आग भी दिखने लगी थी। वहीं ध्रुव की कढ़ाई को देखकर राजकुमारी भूमि और बाकियों के चेहरे पर घबराहट दिखाई देने लगी, जिसके साथ उन्होंने कहा, बाप रे, ध्रुपद की कढ़ाई तो, हे भगवान, अब ये क्या करेगा। वैसे तो सभी लोगों ने कढ़ाई से निकलती वो आवाज पहले ही सुन ली थी, लेकिन जब सभी ने ध्रुव को पसीने से लथपथ होते देखा तब उन्हें बेचैनी होने लगी, क्योंकि किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ध्रुव अपनी कढ़ाई का ऐसा इस्तेमाल करेगा कि वो फूट जाएगी। वहीं मंच से थोड़ी दूरी पर वीआईपी सीट्स पर बैठे हकीम ज़ारांत ने जैसे ही ध्रुव की कढ़ाई को देखा तो उनके चेहरे पर भी परेशानी दिखाई देने लगी। उन्होंने वैसे तो बहुत से तरीके सोच लिए थे जिससे कि ध्रुव ये मुकाबला हार सकता था, लेकिन कढ़ाई फूटने की वजह से ध्रुव जुमाका से हार जाएगा ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। यही सोचकर कुछ पलों तक चुप रहने के बाद हकीम ज़ारांत ने अपना सिर हिलाते हुए मायूस आवाज में कहा, अरे रे, ये कॉम्पिटिशन तो खत्म हो गया। ना जाने ये लड़का आखिर ऐसा क्या कर रहा था जो इसकी कढ़ाई अचानक से फूटने लगी। अभी तक तो ये कढ़ाई अच्छी तरह से गर्माहट को झेल पा रही थी। अब जैसे ही ये ठंडी हवा उसमें से निकलने लगी तो शायद ये कढ़ाई गर्म ठंडे को तुरंत नहीं संभाल पाई। आखिर ये कढ़ाई थी भी तो कमजोर ही, इसका फूटना तो जायज था। लेकिन हकीम ज़ारांत के बगल में बैठा युगराल इस वक्त बहुत परेशान दिख रहा था। वो अच्छी तरह से जानता था कि ध्रुव क्या कर रहा था और कैसे वो सफेद दिव्य रोशनी का इस्तेमाल कर ग्रीन लाइंस पिल को और ताकतवर बनाना चाह रहा था। मगर इस दौरान ध्रुव भूल गया था कि उसकी कढ़ाई ऐसी ताकतवर दवाओं के लिए बहुत कमजोर थी और ध्रुव की ये भूल उसके विनर बनने के सपनों को चकनाचूर करने के लिए काफी थी। इतने में मंच के किनारे पर खड़ा जुमाका एक पल के लिए तो दंग रह गया। फिर वो अचानक से अपनी टेबल पर जोर जोर से हाथ मारते हुए हंसने लगा और उसने हंसते हंसते ध्रुव से कहा, तुम्हारी कढ़ाई तो फूटने वाली है। अरे तुम क्या ताकतवर दवा बना पाओगे, तुम तो एक ताकतवर कढ़ाई भी नहीं ला पाए। जाहिर सी बात है कि एक पल पहले जुमाका खुद ध्रुव की रहस्यमयी हरकत देखकर थोड़ा घबराने लगा था, लेकिन अब जब ध्रुव का खेल खत्म होने वाला था तो वो खुद को इस तरह हंसने से नहीं रोक पाया। इस दौरान ध्रुव ने बाहर के सारे शोर को नजरअंदाज करते हुए अपना ध्यान पूरी तरह से कढ़ाई पर लगाया और इस वक्त तो वो पसीने से पूरी तरह से भीग चुका था, लेकिन इसके बावजूद वो कोशिश करता रहा कि कढ़ाई को और ज्यादा नुकसान न पहुंचे। लेकिन ध्रुव की किस्मत ऐसी थी कि वो सिर्फ एक हकीम था, कोई लोहार नहीं। इसलिए अपनी लाख कोशिशों के बावजूद भी वो कढ़ाई पर पड़ती दरारों को बढ़ते हुए देखता गया।
उसके बाद जैसे ही कढ़ाई की वो दरारें काफी बड़ी हो गईं, तो फिर अचानक से उस पर और दरारें पड़नी बंद हो गईं और फिर अगले कुछ पलों तक वो बिल्कुल शांत रही, जिसके बाद ढेर सारा सफेद रंग का कोहरा दरारों में से बाहर आने लगा। फिर अगले ही पल ध्रुव की वो टेबल पूरी तरह से सफेद रंग के ठंडे कोहरे से ढक गई। तभी अचानक से ध्रुव की कढ़ाई फूलते हुए समझ आने लगी, जिसे देखकर ध्रुव ने गुस्से में हड़बड़ाते हुए उस कढ़ाई के नीचे एक जोर का तमाचा मारा, जिसके बाद एक तेज धमाका हुआ और आखिरकार वो लाल रंग की कढ़ाई जो दरारों से पूरी तरह से भर चुकी थी, उस जोर के धमाके के साथ फूटकर उस मैदान में फैलने लगी। इस दौरान उसके आसपास जितने भी हकीम थे वो सभी अपनी टेबल्स पर छुप गए ताकि कढ़ाई के उड़ते टुकड़े उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। वहीं मंच के किनारे पर खड़ा जुमाका ये देखकर और भी ज्यादा खुश हो गया, जिसके बाद उसने जोर जोर से हंसते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था कि इस बार की हकीम कंपटीशन का विनर मैं ही बनूंगा। इसके साथ ही वो लगातार ध्रुव की उस टेबल को देख रहा था जो इस वक्त सफेद रंग के कोहरे से ढकी हुई थी। वहीं इस वक्त मैदान में धमाके की गूंज के अलावा सिर्फ जुमाका के हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी। बाकी सारी आवाजें एक अजीब सन्नाटे में बदल चुकी थी, जिसमें सभी समझ गए थे कि ध्रुव बहुत मेहनत के बाद भी अपनी कमजोर कढ़ाई की वजह से ये कॉम्पिटिशन हार गया था। फिर ये सन्नाटा अगली कुछ देर तक तो बरकरार रहा, जिसके बाद बहुत से लोगों की मायूस होने की आवाज सुनाई दी। इस दौरान राजकुमारी भूमि ने भी अपनी ओर आई धूल को झाड़ते हुए ध्रुव की हार का अफसोस मनाया, जिसके बाद वो उसकी टेबल पर छाए सफेद कोहरे की तरफ देखने लगी। फिर वो उस कोहरे को देखकर अपना सिर हिलाने लगी, क्योंकि उसने तो क्या किसी ने भी नहीं सोचा था कि जो इकलौता लड़का उस रहस्यमयी हकीम को टक्कर देने के काबिल था वो ऐसी बेकार वजह से कंपटीशन हार जाएगा। यही सोचते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, लगता है इस बार वुहान साम्राज्य की हकीम एसोसिएशन को सच में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। इतने में मंच के किनारे पर खड़े जुमाका ने जोर जोर से हंसते हुए वीआईपी सीट्स की तरफ देखकर आवाज लगाई, हकीम ज़ारांत, अब जो ध्रुपद इस मुकाबले में फेल हो गया है तो क्यों ना आप इस हकीम कंपटीशन के नतीजे का जल्द से जल्द ऐलान कर दें। ये कहते वक्त उसके दिल में एक ऐसी खुशी थी जो उसे आज से पहले कभी महसूस नहीं हुई। वो फिलहाल अपना सिर उठाकर हकीम ज़ारांत और बाकी लोगों की मायूसी को देख रहा था, जिसकी वजह वो खुद था। इतने में हकीम ज़ारांत के बगल में बैठे युगराल ने कहा, अब हमें क्या करना चाहिए। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर हल्की परेशानी थी और आंखों में एक जानलेवा चमक, जिसके साथ वो लगातार जुमाका को देख रहा था। लेकिन युगराल के सवाल पर हकीम ज़ारांत ने आह भरते हुए जवाब दिया, हम कर ही क्या सकते हैं आप? ऐसा तो नहीं है कि हम इस जुमाका को सबके सामने मार सकते हैं। इतने में अचानक मेघावत ने हकीम ज़ारांत की तरफ नाराजगी के साथ देखते हुए कहा, अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं जरूर इस आदमी को कल रात ही खत्म कर देता। इस पर हकीम ज़ारांत ने मजबूर आवाज में मेघावत से कहा, इसे मारना इतना आसान नहीं होता मेघावत, इसने हमारी कमजोरी पकड़कर अपनी पहचान छुपा रखी है। अब तो ऐसा लगता है कि हमें इसे विनर बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि एसोसिएशन के लिए ये नामुमकिन है कि हम इसे जबरदस्ती पकड़ लें, और वो भी इतने लोगों की नजरों के सामने। और हकीम ज़ारांत की बात सुनते ही युगराल और मेघावत के चेहरों पर भी मायूसी छा गई, जिसके साथ दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लेकिन वो दोनों भी जानते थे कि इस मुसीबत से निकलने का उनके पास कोई तरीका नहीं था, जिस वजह से वो बस परेशानी में अपना सिर हिला सके। इतने में हकीम ज़ारांत ने उस मैदान को देखकर मंच पर जाना शुरू किया। वहीं उनके पीछे पीछे युगराल और मेघावत भी जाने लगे। तभी हकीम ज़ारांत ने आवाज में एक अजीब सी मजबूरी के साथ कंपटीशन के नतीजे का ऐलान करते हुए कहा, हकीम कंपटीशन के रूल्स के हिसाब से जो सबसे ताकतवर और असरदार दवा बनाने में कामयाब होगा वही कहलाएगा कंपटीशन का विनर। और वैसे तो रेहान और राजकुमारी भूमि दोनों ने रैंक 4 की गोलियां बनाई हैं, लेकिन पर्पल बैरियर पिल के सामने दोनों की गोलियां कमजोर मानी जाएंगी। इसलिए तो अब क्या जुमाका इस हकीम कंपटीशन का विनर बन जाएगा या फिर कहानी में कोई और ट्विस्ट आने वाला है? ये जानने के लिए आपको सुनना होगा द वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा। उस मैदान में इस वक्त एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, जिसमें सिर्फ हकीम ज़ारांत की आवाज सुनाई दे रही थी, इस बार के हकीम कंपटीशन का विनर है। वहीं ये कहते हुए हकीम ज़ारांत काफी मायूस दिख रहे थे, जिसे देखकर पास ही खड़ा जुमाका काफी ज्यादा खुश हो गया। वो इस वक्त हकीम ज़ारांत के साथ खड़े दोनों बुजुर्गों के उतरते हुए चेहरे को देख रहा था और अपनी अकड़ी हुई पीठ को ठीक करने लगा। फिलहाल उसके दिमाग में ख्याल आ रहा था कि अब जो वो हकीम कंपटीशन जीत गया था, इसलिए तीनों में से कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। और तो और जब वो वापस जोराल साम्राज्य लौटेगा तब उसके कितने चाहने वाले लोग बन जाएंगे, जिस वजह से वो बहुत जल्द वहां की हकीम एसोसिएशन का चेयरमैन भी बन जाएगा। फिर हकीम ज़ारांत ने कहा भरते हुए नतीजा सुनाने में और देरी नहीं की और कहा, इस बार का विनर है ज़ू। लेकिन इसके पहले कि वो पूरा नाम ले पाते, अचानक से उस मैदान में एक तेज आवाज गूंज उठी, रुक जाइए हकीम ज़ारांत। और इस आवाज के तुरंत बाद मैदान में मौजूद तकरीबन सभी की नजरें उस आवाज की दिशा में मुड़ गई।
फिर सभी ने देखा कि यह आवाज उस टेबल से आई थी जो इस वक्त बहुत ही गाढ़े सफेद रंग के कोहरे से ढकी हुई थी। लेकिन उस आवाज के कुछ पलों बाद वो कोहरा धीरे धीरे छटने लगा, जिसके बाद सभी को दिखा कि उस कोहरे के पीछे क्या हो रहा था। तभी मैदान में मौजूद सभी लोगों ने देखा कि ध्रुव की टेबल पर ढेर सारी दरारें आ रखी थी, जो कुछ वक्त पहले हुए धमाके की वजह से आ गई थी। इस धमाके में ध्रुव की कढ़ाई फूट गई थी और फिलहाल टेबल पर उसके बहुत से टुकड़े पड़े हुए थे। इस दौरान सभी ने देखा कि ध्रुव अपना एक हाथ अभी भी टेबल पर रखे हुए था और वो फिलहाल बहुत जोरों से हाँफ रहा था। इसके साथ ही उसके शरीर पर खून के ढेर सारे निशान दिखाई पड़ रहे थे, जो कढ़ाई के टुकड़ों के शरीर से टकराने पर नजर आने लगे थे। तभी ध्रुव ने अपनी सांसों पर थोड़ा काबू पाते हुए नजरें ऊपर की तरफ की और फिर हकीम ज़ारांत से एक भारी आवाज में कहा, हकीम ज़ारांत, कंपटीशन खत्म होने में अभी 10 मिनट बचे हैं ना? इस पर हकीम ज़ारांत ने बहुत कमजोर दिख रहे ध्रुव को देखकर उसके सवाल का जवाब दिया, वैसे तो कंपटीशन खत्म होने में अभी 14 मिनट बचे हुए हैं। लेकिन ध्रुव की हालत को देखकर जुमाका उसका मजाक उड़ाने लगा, ध्रुपद, अब तो तुम्हारी जादुई कढ़ाई भी फूट कर टुकड़ों टुकड़ों में बट चुकी है, इसलिए 14 मिनट से ज्यादा वक्त तो तुम्हें वो टुकड़े बटोरने में ही लग जाएंगे। अब इतने वक्त में क्या ही कर लोगे तुम? वैसे मुझे ये मत कहना कि तुम अब एक नई कढ़ाई ढूंढकर फिर से दवा बनाने की शुरुआत करने वाले हो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करने के बारे में सोच रहे हो तो मेरी सलाह ये रहेगी कि तुम खुशी खुशी अपनी हार कबूल कर लो। इस तरह कम से कम तुम अपनी बची कुची इज्जत तो संभाल पाओगे। लेकिन जुमाका की बात सुनकर ध्रुव के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई, जिसके साथ उसने जवाब देते हुए कहा, अगर किसी इंसान में लड़ने की काबिलियत हो लेकिन वो फिर भी हार मान ले तो ऐसे इंसान की जिंदगी का क्या मतलब? इतना कहकर अचानक से ध्रुव के चेहरे की मुस्कुराहट में एक अजीब सी शैतानी दिखाई देने लगी, जिसके साथ उसने आगे कहा, वैसे तुमसे किसने कह दिया कि मुझे दवा शुरुआत से बनानी होगी? और ध्रुव की अजीब सी हंसी पूरे मैदान में गूंजने लगी, जिसे सुनकर जुमाका ने थोड़ी परेशानी के साथ उससे पूछा, क्या मतलब? कहना क्या चाहते हो तुम? दरअसल ध्रुव की इस रहस्यमयी हंसी को सुनकर जुमाका को समझ नहीं आया कि आखिर उसकी बात का मतलब क्या था। लेकिन जुमाका का सवाल सुनने के बाद ध्रुव ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि इस वक्त मैदान में मौजूद हजारों लोगों की नजरों के सामने उसने धीरे से अपना दायां हाथ ऊपर किया और फिर उसने अपना हाथ आसमान की तरफ करते हुए जैसे किसी चीज को अपनी तरफ खींचना शुरू किया। और ध्रुव के हाथ के साथ ही मैदान में बैठे लोगों की नजरें भी आसमान की तरफ देखने लगी। तभी अचानक से लोगों को ऊपर तैरती हुई एक सफेद रंग की आग दिखाई दी, जिसे देखकर लोगों की आंखें फटकर बाहर आने लगी। वो लोग उस आग को देखकर दंग रह गए थे और वो पहले पहले उस आग को इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि वो आग बादलों के रंग की ही दिख रही थी। लेकिन अब ध्रुव के हाथ ऊपर करने के बाद वो लोग गौर से उसे देख रहे थे। वो कोई बादल नहीं बल्कि सफेद रंग की आग थी जो अब तेजी से नीचे आने लगी थी। ये आग थी सफेद शीत रोशनी से निकली आग, जो अगले कुछ वक्त पहले कढ़ाई के अंदर थी। लेकिन ध्रुव ने बहुत समझदारी से इस आग में वो ग्रीन लाइंस पे लपेटकर उसे कढ़ाई फूटने से पहले आसमान की तरफ भेज दिया था और उसने ऐसा कमाल कढ़ाई पर जोर से अपना हाथ मारते हुए किया था, जिसके तुरंत बाद वो कढ़ाई एक झटके में फूट कर बिखर गई थी। वैसे तो ध्रुव की कढ़ाई अब पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी, लेकिन उसकी इस समझदारी की वजह से वो गोली खत्म होने से बच गई। वहीं ध्रुव को इस बात पर हंसी आ रही थी कि जिस तमाचे को लोग उसका पागलपन समझ रहे थे, उसने इतने बड़े खतरे में भी ध्रुव को हारने से बचा लिया था। और जैसे ही हकीम ज़ारांत ने आसमान से नीचे आती सफेद रंग की आग को देखा तो उन्हें उसके आसपास की ठंडक भी दिखाई देने लगी। फिर उन्होंने देखा कि इस ठंडी हवा के अंदर की आग में वो हरे रंग की गोली आराम कर रही थी। ये देखकर हकीम ज़ारांत काफी ज्यादा हैरत में पड़ गए और उन्होंने इसी हैरानी में कहा, ये तो ग्रीन लाइन स्पेल है। और हकीम ज़ारांत की बात सुनते युगराल ने भी राहत की सांस ली, जिसके साथ वो हवा में उड़ती उस सफेद रंग की आग को देखने लगा। तभी युगराल ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है विनर का ऐलान करने में अभी काफी वक्त बाकी है। सच में चमत्कार आखिरी वक्त पर ही होते हैं जब आपको उनकी बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। लेकिन सच कहूं तो ये लड़का ना जाने कोई हकीम है या योद्धा, या फिर ये कोई जादूगर है। लेकिन सच कहूं तो ये लड़का ना जाने ये कोई हकीम है, योद्धा, या फिर ये कोई जादूगर है। दरअसल युगराल मन ही मन जानता था कि ध्रुव की काबिलियत बहुत ज्यादा थी और वो इकलौता था जो जुमाका को हरा सकता था। वहीं उन दोनों के बगल में खड़े मेघावत भी आसमान में उड़ती उस आग को देखकर तालियां बजाकर ध्रुव की तारीफ करने लगे। क्या लड़का है ये, शाबाश! मैंने सच में इसकी काबिलियत का गलत अंदाजा लगा लिया था। लेकिन ये लड़का हर बार की तरह टेंशन का माहौल क्यों बना देता है? अरे भाई, हम बूढ़े लोग हैं, इस तरह का रोमांच हमारे लिए काफी खतरनाक है। वहीं मेघावत की खुशी देखकर हकीम ज़ारांत ने भी मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। इसके साथ ही वो इस बारे में सोचने लगे कि कैसे एक 20 साल के लड़के ने हजारों लोगों की उम्मीदों को टूटने दिया और एक बार फिर से उन्हें वापस जगा दिया। और ये सब हुआ सिर्फ एक कंपटीशन के दौरान। इतने में वीआईपी सीट्स पर बैठे इंद्रवदन खुशी के मारे अपनी दाढ़ी सहलाने लगे, जिसके साथ उन्होंने ध्रुव की तारीफ करते हुए कहा, ये लड़का तो सच में लाजवाब है।
इसने हैन मौके पर ऐसा अजीबोगरीब तरीका सोचा दवा बचाने का, जिसके बारे में मैं तो पूरे होशो हवास में भी नहीं सोच सकता। इसकी समझदारी तो काबिले तारीफ है। इस दौरान इंद्रवदन के बगल में बैठी लारा ने भी एक राहत की सांस ली। ऐसा करते ही उसने तुरंत अपने माथे पर इकट्ठा हुए पसीने को साफ किया, जिसके बाद वो मुस्कुराने लगी। दरअसल उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि जिस कंपटीशन का नतीजा पिछले कुछ पलों पहले सबके सामने था, उस कंपटीशन में अभी भी किसी और के जीतने की उम्मीद बाकी थी। इतने में मंच पर खड़े जुमाका ने आसमान में उड़ती उस सफेद रंग की आग को देखकर सवाल किया, वो चीज आखिर है क्या? और ये कहते हुए उसके चेहरे पर इतनी घबराहट दिखाई देने लगी जो अभी तक दिखाई नहीं दी थी। इसके साथ ही जुमाका के दिल की धड़कनें भी अचानक से तेज हो गईं। दूसरी ओर वो सफेद रंग की आग आसमान से नीचे उतरते हुए ध्रुव के हाथों में आ गई, जिसके बाद वो आग एक झटके में गायब हो गई। और जैसे जैसे वो आग गायब होने लगी तो उसके अंदर की हरे रंग की गोली भी दिखाई देने लगी। और जैसे ही वो गोली ध्रुव से तकरीबन आधे मीटर की दूरी पर पहुंची तो ध्रुव ने अपना हाथ ऊपर करते हुए उस गोली को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। ऐसा करते ही ध्रुव ने उस गोली को अपने पास लाते हुए उसे गौर से देखा कि वो सही सलामत थी भी या नहीं। और जैसे ही उसे समझ आया कि उस गोली को एक खरोच तक नहीं आई थी तो ध्रुव ने एक राहत की सांस लेकर अपने दिल की धड़कनों को काबू में किया। इसके अलावा ध्रुव ने यह भी देखा कि उस बड़ी सी हरे रंग की गोली में इस वक्त 3 लाइंस दिखाई दे रही थी, जिसमें से एक हरी, एक पर्पल और तीसरी सफेद रंग की थी। साथ ही साथ ध्रुव उस गोली की शक्तियों का अंदाजा भी लगा पा रहा था, जिसके साथ उसने मुस्कुराते हुए कहा, आखिर मैं ग्रीन लाइन स्पेल बनाने में कामयाब हुआ। ध्रुव आज तक कभी किसी गोली को बनाने पर इतना खुश नहीं हुआ था जितना कि वो अभी हो रहा था। और इसकी वजह ये थी कि ध्रुव ने जब ये गोलियां बनाना शुरू किया था तब से ये पहली बार था जब उसे किसी गोली को बनाने में अपनी इतनी अंदरूनी शक्तियां लगानी पड़ी हो। वहीं ध्रुव के चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर उसके पास ही खड़े राजकुमारी भूमि और बाकियों ने सवाल किया, क्या वो दवा बनाने में कामयाब हुआ? आखिर कौन से रैंक की दवा है वो? जाहिर सी बात है कि सफेद आग की वजह से वो गोली ठंडी हवा से घिरी हुई थी। यही वजह थी कि इस वक्त उसमें से किसी तरह की खुशबू भी नहीं निकल रही थी और इसलिए राजकुमारी और बाकी लोग उस दवा का रैंक जानने को बेकरार होने लगे। लेकिन एक बात तो वो लोग समझ रहे थे कि ये कोई कम रैंक की गोली तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि इसे बनाने में ध्रुव ने अपनी जी जान लगा दी थी। इस दौरान ध्रुव मुस्कुराते हुए जुमाका की तरफ देखने लगा। फिर उसने देखा कि जुमाका फिलहाल काफी बेचैन दिख रहा था। तभी ध्रुव ने हकीम ज़ारांत की तरफ एक नजर देखने के बाद धीरे से उस हरे रंग की गोली को ऊपर उठाकर चिल्लाते हुए कहा, रैंक 4 की गोली, 3 लाइंस वाली ग्रीन लाइन स्पिल। वहीं ध्रुव को ऐसा करते देख हकीम ज़ारांत के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उनके चेहरे से ये साफ समझ आ रहा था कि वो ध्रुव के दवा बनाने से बहुत ज्यादा खुश थे। और तो और वो चाहकर भी अपनी खुशी को छुपा नहीं पा रहे थे। तभी ध्रुव के मुंह से उस गोली के बारे में सुनकर जुमाका ने घबराते हुए कहा, क्या 3 लाइंस वाली ग्रीन लाइन स्पिल? ये कैसे हो सकता है? ये कहते वक्त उसके चेहरे का सारा गुरूर टूट चुका था और साथ ही उसके चेहरे का रंग भी उड़ चुका था। वो इस वक्त लगातार ध्रुव के हाथों की उस हरे रंग की गोली को देखे जा रहा था, जिसे देखकर वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। वैसे देखा जाए तो पर्पल बैरियर पिल एक बहुत ही ताकतवर गोली थी, लेकिन जुमाका भी ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि एक ग्रीन लाइंस पिल जिसमें 3 लाइंस हो पर्पल बैरियर पिल से भी ज्यादा ताकतवर गोली थी। जुमाका इस वक्त यकीन नहीं कर पा रहा था कि जो विनर का खिताब कुछ पलों पहले उसका होने वाला था वो अचानक से कोई आकर उससे छीन कर ले गया। ये वैसे तो किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन ये चमत्कार महज एक 20 साल के लड़के ने किया था। इस वक्त ध्रुव के हंसने की हल्की आवाज के अलावा मैदान में कोई और आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। जिस किसी ने भी ग्रीन लाइन स्पिल का नाम पहले सुना था वो चेहरे पर हैरानी के साथ लगातार ध्रुव को देखे जा रहा था। जाहिर सी बात है कि किसी ने भी ये नहीं सोचा था ये जवान लड़का आखिरी वक्त पर विनर का खिताब जीतने के काबिल हो जाएगा, और वो भी जोराल साम्राज्य के हकीम से जो तकरीबन कंपटीशन जीत चुका था। तभी राजकुमारी भूमि ने अपना हाथ अपने मुंह के सामने लाते हुए कहा, इसका मतलब ये 3 लाइंस वाली ग्रीन लाइन स्पिल बना रहा था। तभी मैं सोचूं इसे आग को बदलने की क्या जरूरत पड़ गई। उसकी आवाज में एक अजीब सी हैरानी थी जिसे छुपाना बेहद मुश्किल था। देखा जाए तो बाकी के ऑडियंस के मुकाबले भूमि इस बात को समझ पा रही थी कि उस दवा को बनाना कितना ज्यादा मुश्किल था, और क्योंकि वो एक हकीम थी इसलिए ये भी जानती थी कि इस दवा को बनाते वक्त नाकाम होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते थे। इतने में उसके पास ही खड़े रेहान ने चौंकते हुए कहा, इस लड़के के पास 3 तरह की रोशनियां हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये तो सचमुच एक छुपा रुस्तम निकला, और मुझे लगा था कि इसके पास कोई हुक्म का इक्का ही नहीं बचा। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी हैरानी थी, क्योंकि 3 लाइंस बनाने के लिए 3 तरह की रोशनियों की जरूरत पड़ती थी। इससे रेहान समझ गया था कि ध्रुव ने जरूर वो तीसरी रोशनी सबसे छुपा कर रखी थी। इस दौरान राजकुमारी भूमि और बाकी लोग समझ गए कि अगर ध्रुव जिस दवा को अपने हाथों में पकड़े हुए था वो सच में ग्रीन लाइन स्पिल थी तो वो ही कंपटीशन का विनर होने वाला था।
क्योंकि वैसे तो पर्पल बैरियर पिल को 2 बार खाया जा सकता था, लेकिन 3 लाइंस वाली ग्रीन लाइन पिल एक ही बार में किसी की शक्तियां 3 सितारों से बढ़ा सकती थी। और देखा जाए तो 2 गोलियों के बीच में सिर्फ एक ही सितारे का फर्क था। लेकिन एक और जरूरी बात यह भी थी कि ग्रीन लाइंस पिल को द्रोण रैंक वाले भी खा सकते थे। लेकिन रही बात पर्पल बैरियर पिल की, तो वो सिर्फ किसी महादक्ष के ही काम आ सकती थी। इसलिए दोनों गोलियों के बीच में ग्रीन लाइंस पिल ज्यादा ताकतवर मानी जा सकती थी। और तो और इसका मतलब यह भी था कि इस बार की हकीम कंपटीशन का विनर ध्रुव बन गया था। तो क्या वाकई ध्रुव ये कंपटीशन जीतने में कामयाब हुआ, या फिर जुमाका अभी भी कोई चाल चलने के बारे में सोच रहा है? ये जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा। इस वक्त मैदान पर बने उस ऊंचे मंच पर हकीम जारांत की आंखों में खुशी दिखाई दे रही थी। उन्हें देखकर कोई भी इस बात का पता लगा लेता कि वो नतीजे का ऐलान करते हुए कितने ज्यादा खुश थे। फिर इसी खुशी के साथ उन्होंने अपनी नजरें पूरे मैदान में घुमाते हुए आखिर में जाकर जुमाका को देखा और फिर जोर जोर से हंसते हुए कहा, तो मेरे ख्याल से सभी लोगों ने पर्पल बैरियर पिल और ग्रीन लाइंस पिल के बारे में तो सुन ही लिया होगा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की भी जरूरत है कि दोनों में से कौन सी गोली ज्यादा ताकतवर है। इसलिए मैं आप सभी लोगों का वक्त जाया ना करते हुए इस बार के हकीम कंपटीशन के विनर का नाम लेता हूं, और वो खुशकिस्मत नौजवान है। लेकिन इसके पहले कि हकीम जारांत ध्रुव का नाम लेते, अचानक से जुमाका ने चिल्लाते हुए कहा, रुक जाइए। और जैसे ही हकीम जारांत ने जुमाका की आवाज सुनी तो उन्होंने रुककर उसके गुस्से भरे चेहरे को गौर से देखा। फिर उसे देखते हुए हकीम जारांत ने उससे सवाल किया, क्या हुआ, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? इस पर जुमाका ने तुरंत अपनी उंगली ध्रुव की तरफ घुमाते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि इसने सच में एक 3 लाइंस वाली ग्रीन लाइंस पिल बनाई है, इसलिए मैं खुद इसे चेक करना चाहूंगा। ये सुनकर हकीम जारांत ने अपना सिर हिलाते हुए उसे साफ साफ जवाब दिया, मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दे सकता। हकीम कंपटीशन के रूल्स के मुताबिक कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले किसी भी हकीम को किसी और हकीम की बनाई गोली चेक करने का मौका नहीं दिया जा सकता। वही हकीम जारांत की बात सुनकर जुमाका ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा, लेकिन अगर इस लड़के ने कोई और नकली गोली बनाई जो दिखने में हूबहू ग्रीन लाइंस पिल जैसी ही दिखती है, तो फिर ये तो नाइंसाफी हुई ना। क्या ऐसे में भी आप इस लड़के को ही विनर बनाएंगे? अब मैं समझा, आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं वुहान साम्राज्य का रहने वाला नहीं हूँ। लेकिन भूलिए मत कि इस मैदान में बहुत से लोग मौजूद हैं, इसलिए मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपकी वुहान साम्राज्य की हकीम एसोसिएशन की नाइंसाफी की खबर पूरे मार्कस में फैल जाएगी कि कैसे आपने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर इस गोली को चेक करने से मुझे रोक दिया। और जब वो वक्त आएगा। और इसके पहले कि जुमाका अपनी बात खत्म करता, मैदान में मौजूद ऑडियंस में अजीब सी फुसफुसाहट होने लगी। वो लोग इस बारे में बात करने लगे कि जुमाका की गुजारिश तो जायज थी। वहीं आसपास होती इस बातचीत को सुनकर हकीम जारांत का दिल एक बार फिर मायूस हो गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बुरी तरह गुरूर टूटने के बाद भी जुमाका ध्रुपद से हार मानने को तैयार ही नहीं था। इतने में अचानक मेघावत ने हकीम जारांत से कहा, एक बार ये कंपटीशन खत्म हो जाए तो मैं जल्द से जल्द इस आदमी को खत्म कर दूंगा, इससे पहले कि ये छुछुंदर राजधानी से दुम दबाकर भाग जाए। ये कहते हुए मेघावत की आंखों में एक जानलेवा चमक दिखाई दे रही थी। तभी हकीम जारांत ने भी एक अजीब सी आवाज में मेघावत को जवाब दिया, अगर ये आदमी वुहान साम्राज्य से जिंदा वापस लौट के आना तो मैं इस एसोसिएशन के चेयरमैन की कुर्सी खाली कर दूंगा। वह इस वक्त हकीम जारांत की आंखों में भी एक जानलेवा चमक थी, क्योंकि वो सच में जुमाका से बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। वैसे तो तीनों बुजुर्गों में हकीम जारांत ही सबसे शांत रहने वाले इंसान थे, लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि जुमाका उनकी अच्छाई का बहुत गलत फायदा उठा रहा था। तभी हकीम जारांत की आवाज में झलकते गुस्से को महसूस कर मेघावत ने हल्की झिझक के साथ उनसे कहा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम इस आदमी को वो गोली चेक करने दें? और अगर ध्रुपद की गोली में कोई गड़बड़ निकली तो? वैसे तो ये होने के चांसेस ना के बराबर है, लेकिन मौजूदा हालात को देखकर तो मुझे लगता है कि एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। इस दौरान हकीम जारांत बिल्कुल चुप खड़े होकर कुछ सोच रहे थे। वैसे तो उन्हें ध्रुव पर काफी यकीन था, लेकिन कोई भी हकीम इस बात के लिए पक्का नहीं हो सकता था कि कढ़ाई के इतनी बुरी तरह फूटने के बाद भी उस गोली पर कोई असर ना पड़ा हो। तभी अचानक ध्रुव ने अपना सिर उठाकर मुस्कुराते हुए हकीम जारांत से कहा, हकीम जारांत, अगर ये लड़का मेरी बनाई दवाई को चेक करना ही चाहता है तो आप इसे ऐसा करने दीजिए, क्योंकि अगर आपने इसे ऐसा करने से रोका तो शायद लोग हमें गलत समझने लगेंगे। वहीं जैसे ही हकीम जारांत ने ध्रुव की बात सुनी तो वो एक पल के लिए हैरान रह गए। फिर उन्होंने मुस्कुरा रहे ध्रुव की तरफ एक नजर देखकर पास ही खड़े जुमाका से कहा, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो फिर हम इसकी बनाई गोली को चेक करेंगे, लेकिन इस गोली को तुम खुद चेक नहीं कर सकते, क्योंकि हकीम कंपटीशन के रूल्स के मुताबिक
इसमें हिस्सा लेने वाला हकीम खुद ही किसी और हकीम की बनाई दवा को चेक नहीं कर सकता। इतना कहकर हकीम ज़ारांत ने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करनी शुरू की ताकि उनकी आगे की बात को मैदान में मौजूद ऑडियंस भी अच्छी तरह से सुन पाए। तभी उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, इसलिए हम फैसला करते हैं कि कुछ बुजुर्ग और तजुर्बेदार हकीम इस दवा को चेक करेंगे। और हाँ, हम ये भी ध्यान रखेंगे कि जो लोग दवा चेक कर रहे हैं वो सभी हमारी एसोसिएशन से ना हो, ताकि किसी को भी कुछ गलतफहमी ना हो। इसलिए हम वुहान साम्राज्य के कुछ नामचीन हकीमों को चुनेंगे जो हमारी एसोसिएशन के मेंबर्स नहीं हैं। उसके बाद वो लोग ही इस गोली को चेक करने का जिम्मा उठाएंगे और साथ ही साथ वो लोग पर्पल बैरियर पिल को भी चेक करेंगे। मेरे ख्याल से इतना करने पर तो तुम्हें यकीन हो जाएगा ना। वहीं हकीम ज़ारांत की बात सुनते ही जुमाका के चेहरे पर मायूसी छा गई कि अब उसकी दवा भी चेक होने वाली थी। वैसे तो वो इस बारे में कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने खुद पर काबू पाते हुए अपनी जुबान पर लगाम लगाया। दरअसल वो भी जानता था कि वो हकीम ज़ारांत को ऐसा करने पर इसलिए मजबूर कर पाया था क्योंकि उसकी बातों से ऑडियंस भी सोच में पड़ गई थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑडियंस भी इस चीज में उसके साथ थी। लेकिन अगर वो अपनी गोली को चेक नहीं करने देता तब तो जरूर ऑडियंस की समझ में आ जाता कि वो सिर्फ बहाने बना रहा था, जिसके चलते कोई भी उसका साथ नहीं देता। और इससे अगर किसी को भी सबसे ज्यादा नुकसान होता तो वो खुद जुमाका ही होता। यही सोचकर जुमाका ने अपने दांत पीसते हुए पास ही खड़े ध्रुव की तरफ देखकर उससे कहा, मैं नहीं मानता कि तुम्हारी कड़ाई फूटने की वजह से तुम्हारी बनाई गोली को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा होगा। और उसकी बात सुनकर ध्रुव सिर्फ मुस्कुराता रहा। उसके बाद ध्रुव की बनाई दवा को चेक करने की शुरुआत हुई। इसके लिए सबसे पहले हकीमों की एक टीम बनाई गई जिसमें 7 मशहूर हकीमों को रखा गया था। ये सभी हकीम मशहूर होने के साथ साथ काफी तजुर्बेदार भी थे और सभी रैंक 4 के हकीम थे। यही वजह थी कि किसी को भी हकीमों की इस टीम से कोई तकलीफ नहीं हुई। तभी मैदान में मौजूद हजारों लोगों की नजरों के ठीक सामने वो 7 हकीम धीरे धीरे चलकर मंच पर पहुंचे। और ध्रुव ने जैसे ही अपनी नजरें घुमाते हुए दवा को चेक करने आए हकीमों को देखा तो वो ये देखकर हैरान हो गया कि हकीमों की टीम में सबसे आगे हकीम लोका चल रहे थे। फिर हकीमों की वो टीम सबसे पहले जुमाका के पास आई, जिसके बाद उन्होंने उसके हाथों से पर्पल बैरियर पिल को ले लिया। ऐसा करके वो हकीम अपनी अंदरूनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इस बात का पता लगाने लगे कि कहीं उस गोली में कोई गड़बड़ तो नहीं थी। इस तरह वो लोग अगले 5 मिनट तक जुमाका की गोली को परखते रहे, जिसके बाद हकीम लोका ने वो गोली वापस जुमाका के हाथों में थमा दी। ऐसा करते ही हकीम लोका ने मैदान में मौजूद ऑडियंस और वीआईपी सीट्स की तरफ देखते हुए कहा, हम पर्पल बैरियर पिल को चेक करने में कामयाब हुए, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। इतने में अचानक जुमाका ने हड़बड़ाते हुए हकीम लोका से कहा, अच्छा अब जल्दी कीजिए, ये सब कहने की क्या जरूरत है, जाकर जल्दी से उस लड़के की ग्रीन लाइंस पिल को चेक कीजिए। वहीं जुमाका की बात सुनते ही हकीम लोका ने उसे गुस्से भरी नजरों के साथ देखा। उसके बाद उन्होंने तुरंत अपनी नजरें एक बार फिर जुमाका की गोली की तरफ की और अचानक से उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। फिर जैसे ही सभी हकीमों ने जुमाका की दवा को चेक किया तो वो लोग मंच पर मौजूद बाकी हकीमों की दवाओं को चेक करने में जुट गए। इस दौरान हकीमों की दवाओं को बारी बारी चेक करके वो लोग राजकुमारी भूमि और रेहान की बनाई गोलियों को चेक करने लगे। तभी उन लोगों ने महसूस किया कि दोनों की बनाई गोलियों का रंग ज्यादा चमकदार तो नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उनकी गोलियां असरदार थी। फिर जैसे ही हकीमों की उस टीम ने सभी हकीमों की दवाओं की जांच पूरी कर ली तो उसके बाद आखिर में वो लोग ध्रुव की बनाई दवा की जांच करने पहुंचे। इस दौरान हजारों लोगों की नजरें ध्रुव की टेबल पर ही खड़ी हुई थी। तभी ध्रुव हकीम लोका को देखकर मुस्कुराने लगा और फिर उसने अपनी ग्रीन लाइंस पिल उनके हाथों में थमा दी। फिर ध्रुव के हाथ से वो गोली लेते ही हकीम लोका ने धीमी आवाज में ध्रुव से कहा, बहुत अच्छे लड़के, तुमने आज कमाल कर दिया। इतना कहकर हकीम लोका और बाकी सभी हकीम एक गोला बनाकर ध्रुव की दवा को चेक करने लगे। वहीं बारी बारी उस दवा को देखने के बाद उनके चेहरों पर थोड़ी हैरानी साफ दिखाई देने लगी। फिर जैसे ही सभी हकीमों ने उस दवा को परख लिया तो हकीम लोका ने एक बूढ़े हकीम की तरफ मुड़कर कहा, हमारी जांच परख का नतीजा आप ही सुना दीजिए। दरअसल हकीम लोका ने जिस बुजुर्ग हकीम को फैसला सुनाने के लिए कहा था वो किसी एसोसिएशन के मेंबर नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद वुहान साम्राज्य में काफी मशहूर थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इत्तेफाक से वो भी बहुत पहले हकीम कंपटीशन के विनर रह चुके थे। तभी उस बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाते हुए ऑडियंस की तरफ देखकर कहा, हमारी जांच पूरी हुई है। सच कहूं तो इस बार का हकीम कंपटीशन वाकई लाजवाब था। मैं इतने सालों से हकीम कंपटीशन देखता आ रहा हूं, लेकिन इस बार का कंपटीशन तो मेरी नजरों में सबसे रोमांचक था। अब आई बात नतीजे की, और वैसे तो मेरे लिए ये कहना थोड़ा शर्मनाक है, लेकिन हमारे दोस्त ध्रुपद मौर्य ने जो ग्रीन लाइंस पिल बनाई है वो इतनी ज्यादा ताकतवर है जितनी मैं भी नहीं बना पाता। और सबसे ताज्जुब की बात यह है, ये लड़का उम्र में कितना छोटा है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन ये शांडिल से भी बड़ा हकीम बनकर दिखाएगा।
और उस आदमी के मुंह से ध्रुव की ये तारीफ सुनते ही ऑडियंस में बैठे लोगों में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सभी के चेहरों पर इस वक्त हैरानी दिखाई दे रही थी और बहुत से लोगों के तो मुंह खुले के खुले रह गए। जाहिर सी बात है कि गोलियों का राजा कहा जाने वाला हकीम शांडिल वुहान साम्राज्य में फिलहाल सबसे काबिल हकीम माना जा सकता था। और तो और बहुत से हकीमों के लिए तो वो किसी हिमालय की तरह था जिसे पार करना तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन इसके बावजूद उस बूढ़े हकीम ने हजारों की भीड़ के सामने बिना किसी झिझक के ये कह दिया कि ये महज 20 साल का लड़का एक दिन उस हिमालय के पार जाकर रहेगा। इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि चाहे कुछ हो जाए, आने वाले वक्त में हकीम ध्रुपद मौर्य के नाम से पूरा वुहान साम्राज्य कांपने लगेगा। इस तरह मैदान का वो सन्नाटा बहुत देर तक यूं ही बरकरार रहा, जिसके बाद लोग धीरे धीरे करके होश में आने लगे। इस दौरान मंच पर खड़े जुमाका का चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया। अब वो भी इस बात को अच्छी तरह से समझ गया था कि ध्रुव की बनाई ग्रीन लाइन्स फिल्म में कोई गड़बड़ी नहीं थी। इसका मतलब साफ था कि ध्रुव इस बार का हकीम कंपटीशन जीत चुका था। यही सोचते हुए जुमाका ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां बंद की और फिर उसने एक झटके में अपना सारा सामान अपनी स्टोरेज अंगूठी में डाला। ऐसा करने के बाद उसने बिना किसी से बात किए चुपचाप वहां से हड़बड़ाते हुए चले जाना ही सही समझा। वहीं उसे ऐसा करते देख हकीम जारांत और बाकी दोनों शक्ति सम्राटों के चेहरों पर एक जानलेवा चमक दिखाई देने लगी। वो लोग समझ गए थे कि अगर जुमाका अभी वहां से नहीं भागता तो शायद हकीम जारांत और बाकी दोनों उसे बहुत जल्दी खत्म कर देते। इस दौरान हकीम जारांत लगातार उस हकीम जुमाका को मैदान से जाते हुए देख रहे थे और तभी उन्होंने हंसते हुए अपने दोस्तों से कहा, ये बेवकूफ पहले ही निकल जाता तो शायद मुसीबत में नहीं पड़ता। ये सुनकर युगराल ने मुस्कुराते हुए हकीम जारांत से कहा, क्या कहते हो, मेरी और मेघावत की तो यहाँ कोई जरूरत है ही नहीं, तो क्यों ना हम जाकर उसका पीछा करें। इस पर हकीम जारांत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, जिसके साथ उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए युगराल से कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने हकीम लोका से कहकर जुमाका की बनाई गोली में ट्रैकर लगा दिया है, इसलिए वो चाहकर भी हमसे दूर नहीं भाग सकता। इस बार तो जोराल साम्राज्य के हकीम एसोसिएशन को करारा जवाब मिलकर रहेगा, क्योंकि रैंक 4 के हकीम को इस तरह तैयार करने में बहुत ज्यादा वक्त, पैसा और मेहनत लगती है। और अब जो उन्होंने ऐसे हकीम को हमारे पास भेज ही दिया है तो उन्हें इस बात का खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। इतना कहकर हकीम जारांत ने अपनी नजरें मैदान में मौजूद सभी लोगों की तरफ करते हुए मुस्कुराकर कहा, अब जो कि हर तरह की जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं इस बार के हकीम कंपटीशन के विनर का नाम आप सभी को बताता हूं, और वो नाम है ध्रुपद मौर्य। और फिर जैसे ही हकीम जारांत की आवाज सभी के कानों तक पहुंची तो मैदान में लोगों का ऐसा शोर सुनाई देने लगा जैसा पहले कभी किसी ने नहीं सुना था। इसके साथ ही ऑडियंस में बैठे लोग खुशी से अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो गए और अपने अपने हाथ लहराने लगे। एक झटके में वो मैदान किसी शोर के समंदर में बदल गया, जिसके बीचों बीच खड़ा था एक तकरीबन 20 साल का लड़का, ध्रुपद मौर्य। तो आखिर जीत ही गया ध्रुव ये मुश्किल हकीम कंपटीशन, लेकिन ना जाने अब उसकी जिंदगी में कौन सा रोमांचक मोड़ आने वाला है। ये जानने के लिए आपको सुनना होगा दीवानी नूनली आरजे रिवांश के साथ। इस वक्त मैदान में लोग पागल हो रहे थे, जिसका अंदाजा पहले ही लगाया जा सकता था। दरअसल इस बार का हकीम कंपटीशन पिछले कंपटीशन से ज्यादा अलग था और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि आज से पहले ज्यादातर साम्राज्य Incoming voice call from Ma 2 hearts 2 hearts 2 hearts 2 hearts on Sim SIM2. Hello.